गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. तर कशा आहात तुम्ही? खूप मजेत केलं ना? सॅटर्डे आणि संडे हॉलिडे झाला तुमचा. तर आता आज मंडे आहे आणि अभ्यास करायचा आहे. मंडे नाही, ट्यूसडे आहे. अभ्यास करायचा आहे तुम्हाला. तर आज आपण आपलं झालेलं आहे 9th चॅप्टर वाचनाचे वेळ हे संपलेलं आहे. तर नेक्स्ट चॅप्टर आहे 10 पंडिता रमाबाई. तर आज आपला कोणता लेक्चर आहे? मराठीचा. सगळ्यांनी मुलांनो मराठीचा टेक्स्टबुक ओपन करा, पेज नंबर 36 आणि लेसन नंबर 10 पंडिता रमाबाई. आता बघूया ह्या लेसनमध्ये काय आहे. यांचे रायटर कोण आहे? डॉक्टर अनुपमा उजगरे. जो रायटर आहे त्याचं नाव काय आहे? डॉक्टर अनुपा उजगरे. त्यांचा जन्म झालेला आहे 1949मध्ये. प्रसिद्ध लेखिका आहे ती. सांगीत, पश्चात हे काव्यसंग्रह, चांदणचुरा, ललित लेख संग्रह, पंडिता रमाबाई, लक्ष्मीबाई टिळक, विष्णुशास्त्री चिपळूणकर इतक्याही चरित्रात्मक लेखन, तसेच महाराष्ट्राचा खाद्यसंस्कृती कोश प्रसिद्ध हे दिलेला आहे. कोश प्रसिद्ध. स्त्रीचे संघर्षमय आयुष्य जगत असताना इतके स्त्रियांच्या आयुष्यात नंदनवन फुलण्यात पंडिता रमाबाईंनी प्रेरणादायक वर्णन लेखिकाने प्रस्तुत पाठात केलेले आहे. मतलब कहने का स्त्रियों का अपना संघर्ष और स्त्रियों के लिए इन्होंने जो किया है वो लेखिका ने इस लेसन में बताया है. पंडिता रमाबाई. कोलकाता शहरात देशभक्त आनंद मोहन यांनी स्त्रियांसाठी जी खास सभा बोलवली होती ती भारतातील स्त्रियांची पहिली सभा होती. देखो, कोलकाता शहर में देशभक्त आनंद मोहन, एक देशभक्त थे जो आनंद मोहन नाम था जिन्होंने पहली स्त्री सभा इकट्ठा की थी वहाँ पे. पंडिता रमाबाईंनी त्यात वेळी बंगाली भाषा येत नव्हती, म्हणूनच त्यांनी मायाबोलीसारखा सराव असलेल्या संस्कृत भाषेतून भाषण केले. उनको क्या बंगाली नहीं आती थी. कोलकाता में कौन सा लैंग्वेज चलता है बच्चों? बंगाली. तो उन्हें वो नहीं आती थी, इसलिए उन्होंने क्या किया? मायबोलीसारखे सराव असलेल्या संस्कृत भाषेतून भाषण दिला. संस्कृत भाषे में रमाबाईने वहाँ पे भाषण दिया. बंगालातून त्यांचा अनुवाद त्यावेळी करण्यात आला. बंगाल में फिर जो उन्होंने कहा उसका अनुवाद किया गया, यानी ट्रांसलेशन किया गया. स्त्रियांची पहिली सभा, पहिली स्त्री वक्ता व सादर करण्यात आलेल्या पहिलीच मौखिक अनुवाद ही त्या सभेची वैशिष्ट्य ठरली. मतलब स्त्रियों की वो पहली सभा प्लस पहली वक्ता, स्त्री की वो पहली वक्ता यानी बोलने वाली, सादर करणारे यानी साजरा करते ना प्रोग्राम, वो करने वाली पहली मौखिक अनुवाद ये पहली बार हुआ था. स्त्रियाला शिक्षणापासून वंचित ठेवले जात असताना एक परप्रांतातील परभाषक स्त्री महाभारतकालीन संदर्भ देऊन स्त्रियांचे सभेत प्रबोधन करते. ही घटना फार वेगळी होती. मतलब बच्चों पहले के टाइम पे क्या था, स्त्रियों को सिर्फ घर का काम करना चाहिए, उनको पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था, इन सब चीज़ों से दूर रखा जाता था. तो लेकिन उन हर स्त्रियों को शिक्षित होना चाहिए, सबको शिक्षा का अधिकार है. इसीलिए हमारे देश की आज़ादी के साथ साथ ये जो पुरानी प्रथाएं थी इसे भी हटाने के लिए हमारे देश के बहुत महान लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं. जैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को ले लो. छोटी जातियों के साथ जो अन्याय होता था उन्हें आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने उनके लिए कानून बनाया. फिर बाद में एक नाम है, और फिर देखो सावित्रीबाई फूले, फिर उनके हस्बैंड थे महात्मा फूले. इन लोगों ने स्त्रियों के लिए बहुत काम किया है. तो इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे भारत देशभक्त थे जिन्होंने स्त्रियों के लिए बहुत ही योगदान दिया है. स्त्रियों की जो दशा पहले बहुत ख़राब थी बच्चों, मतलब इसके लिए उनको भी आगे बढ़ने का अधिकार है, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है. हर एक फील्ड में आज स्त्रियां हैं, क्योंकि आज इन लोगों की देन है. इन लोगों ने हमारे लिए बहुत फाइट किया है, जिसकी वजह से आज हमें लड़कों के बराबर समान अधिकार है. इसलिए लड़कियों हमें और बढ़ना है, पढ़ना है और इनके जैसे नाम कमाना है. जो इन्होंने हमारे लिए जो इतनी लड़ाइयाँ लड़ी है उसे हमें सफल करना है. तो इस प्रकार से ये पहली सभा थी जिसमें स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था, यानी दूर रखा जाता था. पर इनके लिए एक महाभारतकालीन संदर्भ देऊन स्त्रियों का सभा प्रबोधन करना, मतलब सभा में स्त्रियों को लिए बोलना करना, उनकी जो दशा है उसके लिए, शिक्षा के लिए, आगे के लिए ये किया गया था. आई वडील व बंधू यांच्या निधनात
नि निधनानंतर एवढे जगणे किती कठीण आहे हे अनुभवल्या रमाबाईंनी विवाह करण्याचे ठरवले। मतलब क्या हो गया था बच्चों, जब आई वडील यानी उनके माता पिता व बंधु यांचा ये लोग जब मर गए तो उन्होंने ये जग में बिना, बोलते ना माँ बाप के रहने ये दुनिया देती नहीं, जीने देती नहीं, तो उनके बिना रहना कितना कठिन है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, विवाह किया, ताकि एक पुरुष से विवाह करने के बाद वो उनके संरक्षण में आ सके। अतिशय विद्वान वकील म्हणून ख्याती असलेल्या विपिन विहारी मेधावी यांच्याशी त्या रीतसर विवाहबद्ध झाल्या। उनकी शादी किससे हुई थी? जो एक लॉयर थे, वकील थे, विपिन विहारी मेधावी इनका नाम था। त्यावेळी त्यांचे वय 22 वर्षाचे, म्हणजे त्या वेळाच्या रूढीच्या दृष्टीने फारच वाढलेले होते। जिस टाइम पे इन्होंने शादी की थी तब इनका 22 एज था, जबकि उस टाइम पे बच्चों ऐसा था कि 10 साल 12 साल में ही लड़कियों का शादी कर दिया जाता था। पर इन्होंने 22 साल की एज में शादी किया, मतलब उम्र निकलने के बाद, तो वहाँ के लोग तो उसके लिए भी इन्हें ताने सुनाते थे। विवाहानंतर 2 वर्षाचा आतच विपिन बाबूंचे निधन झाले। शादी के 2 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो गई, उनके हस्बैंड की भी। महाराष्ट्रातील सुधारकांचे विनंतीवरून रामाबाई आपल्या तान्ह्यात मुलीला घेऊन पुण्यात आल्या। फिर वो अपनी लड़की को लेके, उनको एक बेबी हुई होगी, उनको लेकर के वो पुणे आ गई उनके निधन के बाद। त्याचे पहिले व्याख्यान न्यायमूर्ती रानडे यांच्या घरी झाले। उनका पहला व्याख्यान यानी जब पहला स्पीच उन्होंने दिया वो कहाँ हुआ? पुणे में। उनका न्यायमूर्ती रानडे, ये भी एक समाज सेवक थे, इन्होंने भी बहुत फाइट किया है अपनी सोसाइटी को चेंज करने के लिए। तिथेच प्रत्येक आठवलेल्या एकेका घरी त्याचे व्याख्यान व्हावे असे ठरले, असे ठरले। बाई माणूस बोलते तरी कशी हे पाहण्याची उत्कंठ प्रत्येक पुरुषाला लागली होती। लड़कियां कैसे बोलती है, करती है, ये वहाँ देखा जाता था स्पीच। व्याख्यानला येण्यानी आपल्या सोबत घरातल्या एका स्त्रीला आणण्याशिवाय प्रवेश मिळणार नाही, अशी पंडिताबाईच्या व्याख्यानात निमंत्रण पत्रिकेत एक अटच घातलेली असे। पंडिताबाई ने एक जो पत्र था उसमें लिखा था, मतलब अपने साथ एक स्त्री लेकर के आना है, अशी आठवण आपल्या सायांबरोबर सभेला गेलेले काशीबाई कानिटकरांनी लिहून ठेवली आहे। स्त्रियांनी शिकले व शिकवले पाहिजे, त्यासाठी आपल्या मातृभाषेचे अचूक ज्ञान प्राप्त केले पाहिजे। स्त्रियों को हम सीखना चाहिए और वो मातृभाषा में ज्ञान लेना चाहिए। शिक्षिका म्हणून उभ्या राहण्यासाठी स्त्रियांनी प्रोत्साहन म्हणून शिष्यवृत्ती दिले पाहिजे, यानी स्कॉलरशिप होता है ना, तो वो स्त्रियों को दिया जाना चाहिए ताकि वो शिक्षा में आगे बढ़ सके, अशी शिफारिश त्यांनी हंटर कमीशनकडे केली होती। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था ना, तो ये हंटर कमीशन एक कमेटी थी जो चलती थी, यहाँ पे उन्होंने सिफारिश की थी। अनाथ, अपंग, विधवा अशा स्त्रियांनी सेवा करून त्यांना स्वावलंबी जीवन जगावे यासाठी कार्य करण्याचा आपला निश्चय रमाबाईंनी पुणे, मुंबई, अहमदाबाद इतक्या पुण्यानी व धनवानांनी कळवावे। पहले का ज़माना कैसा था बच्चों? उससे भी बहुत पहले तो ऐसा था, सती प्रथा चलता था, जो उसके लिए भी बहुत लोग लड़के उसे बंद करवाया गया था। सती प्रथा मतलब अगर पति मर गया है तो उसी चिता पे जिंदा औरत को भी जला दिया जाता था। तो ये प्रथा थी पहले के टाइम पे, अगर जिसका पति मर गया है तो उसकी चिता के साथ औरत को भी बिठा दो। तो ये कितनी गलत थी। क्या अगर पति मर गया तो उसमें औरत का दोष है? नहीं ना, उसका जीवन काल उतना ही था, तो उसकी वजह से हम औरतों को क्यों मारे? तो उस टाइम पे भी बहुत फाइट हुआ था और इस प्रथा को बदला गया था। उसके बाद सीन क्या आया बच्चों की, मतलब जब औरतें विधवा हो जाएगी तो उससे कोई बात नहीं करना, रिश्ता तोड़ देते थे, कोने कचड़ी में उसे डाल देते थे, मतलब उसकी ज़िंदगी पूरी तबाह। तो उन लोगों की परिस्थिति को बदलना, जो अपंग औरतें हैं उनकी परिस्थिति को बदलना, तो ये कब होगा? जब हम उन्हें शिक्षित करेंगे तो वो अपना स्वावलंबी बनेगी, अपना कमाएगी, खाएगी, तो कभी पति मर भी गया तो वो अपना गुजर कर सकती है, अपने बच्चे को पाल सकती है। तो इसके लिए ये चीज़ की गई थी। तो इस प्रकार से बच्चों हमें क्या करना चाहिए था कि ये सब चीज़ों, ये जो है इनका ये सब चीज़ों को चेंज करना है, इसलिए उन्होंने बहुत फाइट की थी।
बहुत पहले बहुत स्थिति बहुत ख़राब थी लड़कियों। आज तो आप लोगों को कुछ पता नहीं चलता होगा, बट आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो बहुत गंदी सिचुएशन से उस टाइम की स्त्रियों भुगत चुकी हैं। एक देखो, एक रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना होगा, कितना फाइट किया था उन्होंने ब्रिटिशों को भगाने के लिए। तो उस टाइम पे भी कोई कोई स्त्रियां थी जो इतनी पावरफुल थी, मतलब उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई थी, जिसके वजह से आज हमारी कंडीशन इतनी अच्छी है कि हम आज अपने भाई बहन के साथ स्टडी कर पा रहे हैं। नहीं तो ये सिचुएशन कभी नहीं आता अगर इन लोगों ने हम लोगों के लिए फ़ाइट नहीं किया होता। तो हमें बच्चों, इनकी इसी वजह से अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए लड़कियों को और आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए आज लड़कियां हर एक फील्ड में टॉप पर है। तो आगे देखेंगे। तो कहाँ पर थे हम? हाँ, यहाँ पे पुणे अहमदाबाद ह्या सब पे उन्होंने फैलाया था इस बात को. पण अशा कार्यातील समाजाला काही गरज आहे हा विचारच काहींना पटला नाही. पर बोलते हैं ना, जब हम अच्छा काम करने निकलते हैं तो समाज पैर अड़ाता है, टांग अड़ाता है. इसकी ज़रूरत नहीं है, लोग ये सोच रहे थे क्यों ये सब कर रही है. एक सावित्रीबाई फुले जब स्त्रियों को शिक्षा देने निकली थी ना, जब बच्चों बच्चों को घर पढ़ाने जाती थी, तो बच्चों उन पे लोग है ना पत्थर फेंकते थे, उनको गोबर से मारते थे, पर फिर भी उन्होंने वो पत्थर खाए, गोबर के थाप अपने ऊपर खाए, लेकिन उन्होंने अपने जो लाइफ का ड्रीम था कि मैं इस लड़कियों को शिक्षित करूंगी, वो पहली स्त्री थी जिन्होंने शिक्षा देने के लिए आगे बढ़ी थी लड़कियों को. तो इस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ में इतनी कठिनाइयाँ का पार करके, इतना समाज का टॉर्चर, जब बच्चों हम अच्छा काम करने निकलते हैं ना तो दुनिया ऐसी ही है, वो हमारे पैर खींचती है. जब हम बुरा करेंगे, हमारे साथ बुरा होगा ना तो सब हंसेंगे, लेकिन जब हम अच्छा करने निकलेंगे ना तो वो भी लोगों को बर्दाश्त नहीं होता. तो ऐसा सीन होता है. तो इस तरीके से ये था. तो लोग समाज इनके बीच में भी आ रहा था. एका उदार गृहस्थानी 10,000 रुपये देऊन, एक मिनिट, फिर मैं भटक गई, बताते बताते मैं भूल जाती हूँ कहाँ पे. असा कार्यातील समाजला काही गरज आहे हा विचार पटलेना. उदार ग्रहस्थातील 10,000 रुपये देऊन त्या रकमेनी रमाबाईंनी त्याचे 40,000 रुपये होणारे काम करून दाखवले अशी अट घातली. एक बहुत ही अच्छी फैमिली थी जिन्होंने 10,000 रुपये की मदद की थी, और रमाबाई रानडे ने कहा था इसे मैं 40,000 बनाऊंगी और बिझनेस डालूंगी. मला भारतातील सर्व स्त्रियांसारखेच आहे. मेरे लिए भारत की सब स्त्रियां एक समान है. जेथपर्यंत माझ्या शरीरात रक्ताचा एक बुंद मात्र आहे, तेथपर्यंत आपल्या स्त्री जातीचे कल्याण व सुधारणा करण्याचे कामापासून मी परांमुख होणार नाही. उसने कहा जब तक मेरे शरीर में जान है और खून है, तब तक मैं हर स्त्रियों के कल्याण के लिए, भविष्य के लिए, सुधार के लिए लढूंगी और उनके लिए करूंगी. स्त्री जातीचे सुधार करण्याचे व्रत मी धारण केले आहे. मतलब स्त्री जातियों का सुधार करने के लिए मैं एक व्रत ले रही हूँ और मैं ये करूंगी. रमाबाई रानडे ह्या उद्गारावरून त्यांना एकूणच स्त्री जातीविषयी कितीही अपार प्रेम होते आणि त्याचे दुःख दूर करण्याविषयी किती तळमळ होती हे दिसून येते. रमाबाईची कन्या मनोरमा परदेशातून ब्रेल शिकून आल्यामुळे अंध स्त्रियांची शिक्षणाची सोय झाली. उनकी एक फ्रेंड थी रमाबाई की कन्या मनोरमा, जो विदेश से यानी आउट ऑफ कंट्री से ब्रेन लिपि यानी अंधों की जो लिपि होती है पढ़ाने की, वो सीख के आई थी, जो अंधी स्त्रियों के लिए लाभदायी होती. पंडिता रमाबाई ने मुक्ति मिशन की स्थापना केली. मुक्ति मिशन, ये एक वाक्य में बच्चों आ सकता है आप लोग को. मुक्ति मिशन की स्थापना किसने की थी? रमाबाई रानडे ने. मुक्ती मिशनमध्ये जुजवी शिक्षण देऊन मुलींना स्वावलंबी करत असताना रमाबाईंनी एक एक लहान उद्यान व्यवसाय शुरू केले. क्या किया बच्चों उन्होंने? स्वावलंबी, इंडिपेंडेंट बनाने के लिए बच्चों उसे इंडिपेंडेंट बनाने के लिए उन्होंने क्या किया? रमाबाई ने लहान उद्यानात व्यवसाय शुरू केले. उन्होंने एक छोटा सा व्यवसाय, मतलब औरत कैसे इंडिपेंडेंट होगी, उन्हें रोज़गार सिखाना छोटा छोटा, और उन्हें ये सब कराना, इसके लिए उन्होंने एक ये किया आगे बढ़ने के लिए उद्योग स्टार्ट किया, बिजनेस. केळीच्या सोफ्ट्यापासून टोपड्या बनवणे, मतलब देखो छोटे छोटे रोज़गार कैसे स्त्रियां घर में बना के बेच सकती हैं. जो केले के जो पत्ते होते हैं उनसे छोटी छोटी टोकरियां बनाना, वा वाख्याचा दोन्या वडणे, वेताच्या खुर्च्या विणणे,
मतलब कुर्सी कुर्सी बनाना लकड़ी की कांडी से, मतलब बहुत सारी चीज़ें लग, लेस, स्वेटर, मोजे विणणे, गाईचे बैलांचे खिल्लार, जो गोईठा वगैरह बनाना, शेण्या मेंढ्याची चरणी, म्हशीचा गोळा, दूध दूध दूधभते, कुक्कुटपालन, सांडपाणी, मेल्यापासून खत, भांड्यावर, सॉरी नेक्स्ट पेज बच्चों देखना है इसमें, नेक्स्ट पेज पे, भांडणाऱ्या कल्हाई करणे, हातमागावर कापड, सतल्यात विणणे, घाण्यावर तेल काढणे, छापखान्यातील टाईप जुळवणे सोडणे, चित्र छानपणे कागद मोडणे, पुस्तक बांधणे, दवाखाना चालवणे, धोबी कास, असे कितीतरी प्रकाराचे उद्यान स्त्री करत. इस प्रकार से ये छोटे कुर्सी बिनना, चारा करना, जानवर पालना, दूध बेचना, दूध की चीज़ें बनाना, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो औरतें कर सकती हैं, वो सारी छोटा छोटा रोज़गार उन्होंने ट्रेन करना और औरतों को स्वावलंबी बनाना स्टार्ट किया. ही त्या काळीत फारच नवलाची गोष्ट ठरली. ये बहुत ही नई चीज़ थी उस टाइम के लिए. 2,500 लोक बसू शकतील असे प्रार्थना मंदिर बांधताना काटकसर म्हणून रमाबाईंनी त्याचा आराखडा स्वतःच तयार केला आणि डोक्यावर विटांचे घमलेत वाहून बांधकामात हातभार लावला. मतलब 2,500 औरतें एक साथ बैठ सके, इतना बड़ा जगह की व्यवस्था करने के लिए उन्होंने एक खुद स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, वो स्ट्रक्चर बनाया और खुद उन्होंने ईंटें वगैरह अपने सर पे लेके ढोए और बनाने में मदद किया. श्रम प्रतिष्ठेत धडा त्यांची आपल्या कृतीतून आश्रमातील मुलींना नेहमीच दिली. मतलब बच्चों, शिक्षक सिर्फ टीचर हूँ मैं, अगर मैं सिर्फ तुमको लोगों को बोल वचन दूंगी, खुद वैसा काम नहीं करूँगी, अच्छी बोली नहीं रखूँगी, तो आप भी तो वही सीखेंगे ना. तो हम जब स्त्रियों को सिखाते हैं स्वावलंबी बनाना है उनको, तो उनको खुद भी तो मेहनत करती हूँ ये दिखाना है ना. इसके लिए उनके साथ वो भी घुल मिल करके मेहनत करती थी कि तुम भी मेहनत करो. रमाबाईचे आयुष्यात म्हणजे संघर्षाची आणि संकटाची एक दीर्घ साखळी होती. रमाबाई का संघर्ष, यानी बोलते हैं ना, बहुत फाइट करना और कठिनाइयों से दूर होना, ये बहुत ही लंबा चला उनका सफ़र. पण त्या खर्च्यात नाहीत. स्त्रियाचा एक व्यक्ती म्हणून विचार करू पाहण्या पंडित रमाबाई ह्या सहतकालीत एकमेकी कर्मयोगिनी व सत्रशील साध्वी होती. बहुत ही, मतलब बोलते ना, कर्मयोगिनी और कर्म करने वाली और मेहनत करने वाली स्त्री थी वो. त्या अशा सूर्यकन्या होती. वह ऐसी सूर्यकन्या, यानी बोलते ना सूर्य, ऐसी उजाला भरा हुआ, रोशनी भरी हुई औरत थी वो, ज्यांना नशिबी स्वतःच्या तेजामुळे आयुष्यात होरपणे आले. उन्होंने अपने, आज उनका हिस्ट्री में नाम है. क्यों है बच्चों? उनके माँ बाप तो पहले ही मर गए, फिर उन्होंने, समाज उन्हें टॉर्चर ना करे इसलिए उन्होंने शादी की, पति भी मर गया, फिर अकेले वो, उन्होंने जो अपने लाइफ में भोगा था एक स्त्री होने के नाते, जब माँ बाप मर जाते तो कैसी लाइफ हो जाती है, फिर पति मर गया, तो उन स्त्रियों के लिए उनकी जीवन क्या होगा, जो उन्होंने भोगा था उससे वो बदलना चाहती थी कि जो उन्होंने स्ट्रगल किया वो बाकी औरतें ना करें. इसलिए उनके स्वावलंबन के लिए, उन्हें शिक्षित करने के लिए उन्होंने अपना फिर जीवन लगा दिया पूरा, और उन्होंने अपने जीवन को संघर्ष खुद किया है. इसके लिए आज हिस्ट्री में उनका नाम है. उन्होंने ये सब चीज़ें की है, इसलिए तो आज हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं ना. हमारे बारे में कोई क्यों नहीं पढ़ता? क्योंकि हमने आज तक वैसा काम ही नहीं किया है. तो आज हम उनके बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने वैसा काम किया है. तो इस तरीके से बच्चों, ये महान काम उन्होंने किया था और इसलिए उन्होंने अपना पूरा जीवन इसमें लगा दिया. पण त्यांनी अनेक वाळवंटी आयुष्यांचे नंदनवन करत कितक्या काळोखी आयुष्यात उजळून टाकिले. उन्होंने ये संघर्ष करने के बाद बहुत सारी स्त्रियों का जीवन में रोशनी भर दी, उन्हें सक्सेस कर दिया. तो उनके उनके लाइफ का सबसे बड़ा सक्सेस यही था कि उन्होंने बहुत सारी स्त्रियों का जीवन बदला, उनकी दुआएं ली. तो इस तरीके से पंडिता रमाबाई एक बहुत ही, कह सकते हैं कि हम, भारतीय देशभक्त स्त्री थी जिन्होंने अपने देश के लिए, स्त्रियों के लिए बहुत ही बड़ा योगदान दिया है हमारी सिचुएशन को चेंज करने के लिए. तो इस तरीके से ये रमाबाई की स्टोरी थी. इसमें इनके राइटर जो है अनुपा उजगड़े, इन्होंने इनके बारे में हमें बताया है.
हिस्ट्री से इनके सारे इन्फॉर्मेशन निकाल करके ये राइटिंग करके। तो इस तरीके से ये लेसन से हमें यही सीखना है बच्चों कि हमें भी अच्छा एजुकेशन लेना है, स्वावलंबी बनना है, इंडिपेंडेंट बनना है और दूसरों की भी हेल्प करनी है। ये हमें इस लेसन से और पंडिता रमाबाई की नेचर से हमें सीखने मिलता है। तो आप लोगों को क्या करना है, अभी ये लेसन आप लोग अच्छे से रीडिंग करेंगे ताकि नेक्स्ट डे जब क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँ तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। और ये शब्दार्थ अपने क्लास वर्क में न्यू पेज पर लेसन का नाम लिख के रखना है। उसके बाद जो क्वेश्चन मैं कराऊंगी वो आप लोगों को करना है। ओके स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ सबको ये लेसन बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। हमने इससे भी लेसन से बहुत कुछ सीखा है आज। सबको स्ट्रगल करना है, फाइट करना है, अपना संघर्ष करना होता है। तो मुश्किलों से कभी घबराना नहीं है और हमें आगे बढ़ के अपनी शिक्षा और अपने एजुकेशन को हमेशा आगे बढ़ाना है, अपने नॉलेज को बढ़ाना है। सो बाय स्टूडेंट्स एंड टेक केयर।